नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि CGSI भर्ती परीक्षा जो कि दोस्तों यहाँ पर 29 जनवरी 2023 रविवार को लिया गया था, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम मॉडल आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सामान्य अध्ययन से, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर 35 प्रश्न पूछा गया था और इस 35 प्रश्न को यहाँ पर सही सही आंसर देखने वाले हैं दोस्तों। और भी आगे का जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से लेकर 35 तक के प्रश्न की, ठीक है। उसके बाद बाकी प्रश्न को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। जी हाँ दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो पहला है दोस्तों अपकेंद्रीय बल, दूसरा है अविकेंद्रीय बल, तीसरा है गुरुत्वीय बल और चौथा है दोस्तों यहाँ पर बाह्य बल। तो देखेंगे कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न दूसरा देखेंगे कि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, कि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के जो निषेधाधिकार होता है उसको निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों तात्कालीन सदस्यों का बहुमत, और ऑप्शन बी है साधारण बहुमत, और ऑप्शन सी है निरपेक्ष बहुमत, और ऑप्शन डी है 2/3 बहुमत, ठीक है। तो देखेंगे कि किसी भी विधेयक पर जो राष्ट्रपति के निषेधाधिकार होते हैं उसको निरस्त करने के लिए दोस्तों यहाँ पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, देखेंगे कि जो FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या था। जी हाँ दोस्तों, कि FIH, ठीक है, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार दोस्तों जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या था। तो ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है चौथा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे दोस्तों कि जो FIH है वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जो जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी जो टीम है उनका वर्ल्ड में जो रैंक था दोस्तों चौथा था। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न चौथा देखेंगे कि दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध खालिस्तान में है। जी हाँ दोस्तों, कि दुनिया में विभिन्न बड़े बांधों का जो लगभग 57 बड़े बांध है दोस्तों, वो है दोस्तों हमारा चीन और भारत में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, चीन और भारत। चीन और भारत में दोस्तों दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का जो लगभग 57% है दोस्तों, वो बड़े बांध चीन और भारत में ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न पाँचवा देखेंगे कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी जोड़ी यहाँ पर सुमेलित नहीं है उसको हमें बताना है। तो ऑप्शन ए देखेंगे जमनालाल बजाज, ठीक है। जो जमनालाल बजाज है दोस्तों सत्याग्रह आश्रम वर्षा, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों बी दादा भाई नारोजी, ठीक है, मुंबई एसोसिएशन। और तीसरा है लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर, और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, सत्य शोधक सभा। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक और जो सत्य शोधक सभा है दोस्तों, ये हमारा जो सुमेलित है वो हमारा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा, ये हमारा दोस्तों सुमेलित जोड़ी नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न छठवां देखेंगे, प्रश्न छठवां में ये पूछा है कि इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, ठीक है, अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला है दोस्तों यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे कि इन तीन गैस हो गया, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया,
इन 3 गैस है दोस्तों, उनको यहाँ पर भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं दी है। तो इसी कारण ऑप्शन डी ऊपर के सभी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों प्रश्न 7वां। देखेंगे प्रश्न 7वां में कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी जो आंदोलन है वो शुरू किया गया था। तो इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन पहला है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। ऑप्शन बी है भारतीय माल के उपभोग के प्रोत्साहित करने में। और ऑप्शन सी है दोस्तों जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में। और ऑप्शन डी है भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकते हैं, इसके लिए ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था किसके कारण, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां यहाँ पर देखेंगे कि खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है। जी हाँ दोस्तों, खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन पहला है जैन धर्म का। ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पर चार्वाक का। ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म का। और ऑप्शन डी है योग का। यहाँ पर देखेंगे खाओ पियो और खुश रहो, इसका जो नैतिक आदर्श वाक्य है दोस्तों वो चार्वाक का है। तो इसी कारण हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है 9वां। प्रश्न 9वां है दोस्तों कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि जो प्राथमिक घाटे है उसमें ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यहाँ पर जो क्या बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों बजट घाटे के रूप में होता है। ऑप्शन बी है राजकोषीय घाटे के रूप में होता है। और ऑप्शन सी है घाटे की वित्त व्यवस्था के बारे में होता है। और ऑप्शन डी है दोस्तों आगम घाटे के रूप में होता है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि देखेंगे कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाता है तो ये जो होता है दोस्तों राजकीय घाटे की, ठीक है, राजकोषीय घाटे के रूप में बराबर होता है। ठीक है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लेते हैं तो ये राजकोषीय घाटे के रूप में बराबर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है। देखेंगे दोस्तों इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन बी है दोस्तों आईआईटी मद्रास। और ऑप्शन सी है आईआईटी गांधीनगर। और ऑप्शन डी है आईआईटी मुंबई। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी गांधीनगर। क्योंकि आईआईटी गांधीनगर के अंतर्गत जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है दोस्तों इसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 11वां। देखेंगे कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे सुप्रसिद्ध यहाँ पर जो क्षेत्र था। जी हाँ दोस्तों कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे जो प्रसिद्ध है वो क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन ए है लाहौर। ऑप्शन बी है दोस्तों मालवा। ऑप्शन सी है गुजरात। और ऑप्शन डी है बयाना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बयाना, कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का जो सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता था वो बयाना को। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। भारत की पंचवर्षीय जो प्रथम योजना है उसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए है बंदरगाहों का विकास के लिए। ऑप्शन बी है आधारिक संरचना का विकास के लिए। और ऑप्शन सी है उद्योगों का विकास के लिए। और ऑप्शन डी है कृषि का विकास के लिए। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था
हमारा कृषि के विकास के लिए। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कृषि का विकास। और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13वां। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं और समानता दिखाई पड़ता है? ठीक है, देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए है यहाँ पर नियुक्ति, ऑप्शन 2 है वेतन, ऑप्शन तीसरा है दोस्तों यहाँ पर पदोन्नति, और ऑप्शन चौथा है कार्यकाल। ठीक है, और यहाँ पर 4 विकल्प हमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। ठीक है, पहले में है नियुक्ति, दूसरे में है वेतन, तीसरे में पदोन्नति और चौथे में है कार्यकाल। तो देखेंगे दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसमें समानताएं, ठीक है, और जो समानताएं है हमें यहाँ पर दिखाई देता है नियुक्ति, वेतन और पदोन्नति की। तो इसी कारण दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सी है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 14वां कि 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी का क्या प्रतिक्रियाएं थी? जी हाँ दोस्तों, कि 1891 के आयु सहमति अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों जो यहाँ पर जो तिलक जी है उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी? तो ऑप्शन ए है पूर्ण समर्थन, ऑप्शन बी है आंशिक समर्थन, और ऑप्शन सी है दोस्तों पूर्ण विरोध, और ऑप्शन डी है तटस्था। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि 1891 है उसमें जो आयु सहमति अधिनियम हुआ था उसके प्रति दोस्तों जो तिलक जी है उनका ये था कि पूर्ण विरोध के रूप में थे। ठीक है, आयु सहमति अधिनियम के अंतर्गत जो तिलक जी है दोस्तों 1891 में पूर्ण विरोध कर रहे थे। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पूर्ण विरोध। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न 15वां कि वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? वैशेषिक सूत्र दोस्तों किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? तो ऑप्शन ए है कपिला, ऑप्शन बी है शंकर, ऑप्शन सी है कणाद, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वैशेषिक सूत्र यहाँ पर जो ऋषि का नाम है दोस्तों वो है कणाद। कणाद के द्वारा ही हमारा वैशेषिक सूत्र का लिखा गया था। ठीक है, तो ये जो ऋषि का नाम है दोस्तों कणाद ऋषि है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 16वां कि आस्तिक का जो दर्शन है इसमें से किसका विश्वास करता है? ठीक है, कि अस्तिका दर्शन इसमें से दोस्तों किसका विश्वास करता है? तो ऑप्शन पहला है ए है दोस्तों वेदों का अधिकार, ऑप्शन बी है देवताओं का अधिकार, ऑप्शन सी है कर्म का अधिकार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अस्तिका जो दर्शन है ये दोस्तों हमारा वेदों का अधिकार को विश्वास करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 17वां कि सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राज्य विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यसभा का सभापति, और ऑप्शन डी है दोस्तों राज्य विधान परिषद का सभापति। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति। ठीक है, जो सदन की सदस्यता के संदर्भ में है दोस्तों हमारा जो सम्मिलित नहीं है वो हमारा राज्यसभा का सभापति। और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18वां भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है? जी हाँ दोस्तों, कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन पहला है इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। ठीक है, कि इसकी जो स्थापना है 1835 में हुई थी। दूसरा है दोस्तों भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। और ऑप्शन सी है यह सामान्य बैंकिंग व्यवस्था करता है। ठीक है, कि जो ये भारतीय रिजर्व बैंक होता है दोस्तों ये हमारा सामान्य बैंकिंग व्यवस्था करता है। और ऑप्शन डी है यह एक रुपये के सिक्कों की निर्गम एजेंसी है। तो देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जो सत्य कथन यहाँ पर एक है दोस्तों ऑप्शन बी, कि ये भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 19। प्रश्न 19 है कि किस राजनीतिक संस्था या पार्टी में साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया जाता?
ठीक है, कि किस राजनीतिक संस्था में है दोस्तों या किस पार्टी में है जो साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करता। ठीक है, और इसके अंतर्गत नहीं किया जाता तो ऑप्शन ए है हिंदू महासभा के अंतर्गत, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग के अंतर्गत, और ऑप्शन सी है पंजाब यूनियनिस्ट के लीग में, और ऑप्शन डी है दोस्तों भारतीय कांग्रेस के हित में। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंजाब यूनियनिस्ट के यहाँ पर जो कमीशन है उसका बहिष्कार नहीं किया जाता। ठीक है, कि यहाँ पर जो पंजाब यूनियनिस्ट जो राजनीतिक जो पार्टी है इसके अंतर्गत साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करते। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 20वां। ठीक है, कि वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक जो बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते यह कहलाता है। ठीक है, कि वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यवस्था के रूप में यहाँ पर जो व्यावसायिक बैंक है वो अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण नहीं देता, यह कहलाता है दोस्तों हमारा बेस दर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 21। प्रश्न 21 है दोस्तों, यहाँ पर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है। ठीक है, कि भारत के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर कौन से राज्य है उनमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है। तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 22वां, कि किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों हमारा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, और तीसरा है ऑप्शन कि यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो उस पर विचार करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कि किसी संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पहला और दूसरा, कि यदि देखेंगे विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर ये जो विधानमंडल के दोनों सदन यहाँ पर बैठते हैं, साथ ही राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर बैठते हैं। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है प्रश्न 23। प्रश्न 23 है दोस्तों यहाँ पर, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है। ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है रूस, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा तुर्की। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में दोस्तों सबसे ऊपर में जो देश है वो हमारा तुर्की है। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न 24वां, वहाँ की वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन पहला है संवेदना अभियान, ऑप्शन बी है यहाँ पर समर्पण अभियान, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति अभियान, और ऑप्शन डी है साइबर मितान अभियान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा अभिव्यक्ति अभियान। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 25वां, त्रिरत्न किससे संबंधित है। जो त्रिरत्न है दोस्तों किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो त्रिरत्न है दोस्तों ये हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित होते हैं। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 26वां, कि विषाणु माने जाते हैं।
विषाणु माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है दोस्तों सजीव पदार्थ को, ऑप्शन बी है निर्जीव पदार्थ को, और ऑप्शन सी है सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप को, और ऑप्शन डी है दोस्तों सजीव और गुणन की जो शक्ति खो चुके हैं उनको विषाणु माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, कि सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में जो ट्रांजिशनल जो ग्रुप बनता है उसे विषाणु माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि सजीव और निर्जीव जो पदार्थ होते हैं इन दोनों पदार्थों के बीच में जो ट्रांजिशनल जो ग्रुप बनता है उसे ही विषाणु माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न 27, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? कथन पहला। ठीक है, कथन पहला दोस्तों हमारा सही है। ठीक है, कि जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय, ठीक है, कि जो राजस्व जो प्राप्तियां हैं उनके बराबर होती है। तो इसी कारण कथन पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 28वां, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जो फ्रेंच ओपन 2022 है दोस्तों उसमें पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों राफेल नडाल, और ऑप्शन सी है दोस्तों हमारा रोजर फेडर, और ऑप्शन डी है दोस्तों रॉड लेवर। तो जो फ्रेंच ओपन 2022 में जो पुरुष एकल का जो खिताब जीतने वाले जो व्यक्ति है वो है दोस्तों राफेल नडाल। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 29वां। प्रश्न 29 यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर है और जो सामान्य नागरिक के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? ठीक है, कि शास्त्रों के संबंध में दोस्तों कौन सा बोर है जो सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 0.38 बोर। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 30वां, कि असत्यकाल किसका कार्य कारण सिद्धांत है? असत्यकाल किसका कार्य कारण सिद्धांत है? तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है न्याय का, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म का, और तीसरा ऑप्शन है वेदांत का, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सांख्य का। ठीक है, जो असत्य जो वाद जो काल ये होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो हमारा न्याय का जो कार्य कारण सिद्धांत होता है, जो असत्यवाद काल होता है, ठीक है, वो हमारा न्याय का कार्य कारण सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 31वां। ठीक है, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अंतर्गत जो संगठन बनता है उसमें दोस्तों PSLV-C 53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था? ऑप्शन ए है हमारा सिंगापुर, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है दोस्तों हमारा श्रीलंका, और ऑप्शन डी है दोस्तों हमारा म्यांमार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 32वां, कि निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पहला है शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी है दोस्तों महिला साक्षात्कार, और ऑप्शन सी है दोस्तों पीने योग्य पानी की उपलब्धता, और ऑप्शन डी है अपराध। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो अपराध है दोस्तों उसी को ही आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 33वां। ठीक है, प्रश्न 33वां है दोस्तों, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? जो मुंडा है दोस्तों वो जनजाति है, ठीक है, जो मुंडा जनजाति है वो किस नस्ल के समूह से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है नेग्रिटो, ऑप्शन बी है प्रोटो ऑस्ट्रेलियस, ऑप्शन सी है दोस्तों मंगोलॉयड, और ऑप्शन डी है नॉर्डिक्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो मुंडा जनजाति है, ठीक है, मुंडा जनजाति वो है दोस्तों हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियस के से संबंधित है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 34। यदि यह प्रश्न उठता है कि किस राज्य का विधानसभा का जो कोई सदस्य है वो अभियोग्यता से युक्त हो गया है तो क्या होगा। ऑप्शन ए है अध्यक्ष इसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। ऑप्शन बी है सदन 2/3 बहुमत से उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। ऑप्शन सी है राज्यपाल उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। और ऑप्शन डी है राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मत अनुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मत अनुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न 35वां। ठीक है, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए है बार्बर के द्वारा, ऑप्शन बी है एमन्यू के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रियर्सन के द्वारा और ऑप्शन डी है दोस्तों खूब चंदन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ग्रियर्सन के द्वारा, कि भारत का जो पहला भाषाई सर्वेक्षण है वो ग्रियर्सन के द्वारा ही आयोजित किया गया था। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों हमारा जो छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा हुआ था इसके सामान्य अध्ययन से 1 से लेकर दोस्तों 35 तक के प्रश्न। ठीक है, जो कि दोस्तों ये मॉडल आंसर है ना।